वही बाद में। गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट। चलो, नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये हमारी लास्ट यूनिट, मतलब वैसे तो फर्स्ट यूनिट है, मतलब हमारे सीक्वेंस में लास्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है। लास्ट यूनिट मतलब जो नेशनल इनकम वाली जो यूनिट है बच्चों, तो 4 चैप्टर्स है, ठीक है ना। फर्स्ट था कौन सा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और उसी यूनिट का ये सेकंड चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज ऑफ ऑलवेज सबसे पहले पुराने चैप्टर्स जो हमने पढ़े एक बार उनका बस नाम रिकॉल करा दो, तो कुछ तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ कुछ तो याद है, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और ये उस सीक्वेंस में जो हमने पढ़े, जिस सीक्वेंस में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द लास्ट वन कहां से आ गया नेक्स्ट वन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी, फिर बैंकिंग जिसमें हमने कमर्शियल बैंक के बारे में और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा, देन फिर चेंज किया एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट इनकम डिटर्मिनेशन एंड मनी मल्टीप्लायर, और इसको क्या भी बोलते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, उसके नेक्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एंड देन आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम हाउस होल्ड से, इनकम फॉर्म से हाउस होल्ड के पास जाती है और वापस से कम बैक होती है हाउस होल्ड से, बोलो ना कहां पे, फर्म के पास, ठीक है ना। पहले वो फैक्टर इनकम की फॉर्म में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, देन फिर वो, हाँ, फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में वापस से किसके पास आ जाती है, फर्म के पास आ जाती है। से यस और नो। अच्छा, ये तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था। नमन भैया अब हम धीरे धीरे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम कौन सी इनकम को काउंट करेंगे और कौन सी इनकम को काउंट नहीं करेंगे, है ना। मोदी जी उधर जाकर के अगर बोलने लगे, इधर चलो पाकिस्तान को लेते पहले, पाकिस्तान वाले ए तुम्हारी इनकम हमारे में काउंट होगी क्या, ठीक है, भले ही उनकी कुछ औकात नहीं है, लेकिन क्या वो राजी हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो सुनो, चलो ठीक है नमन भैया ये तो छोड़ो इसको, तो चाइना वालों की बात करते हैं कि चाइना वालों को उधर की इनकम हम इधर काउंट करें क्या, नहीं, क्या नहीं करेंगे ना, या हाँ करेंगे, नहीं करेंगे, और यूएसए की नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम हम काउंट करेंगे और कौन सी इनकम हम काउंट नहीं करेंगे। बिकॉज बेसिकली हम यहाँ पे बच्चों जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पे मेनली मेजरली दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। एक तो डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। अब वो डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने के लिए और नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमें बैकएंड में कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको सीखना पड़ेगा, ताकि हम ये पता लगा सके कि ये कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा या ये कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, यस और नो। और उसके लिए आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहला टॉपिक आ रहा है बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। टर्शरी नहीं बोल रहा हूं, टेरिटरी बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, टेरिटरी, ठीक है ना। टर्शरी भी सुना होगा आपने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरिटरी एंड टर्शरी, टेरिटरी तो बाउंड्री बोल सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, हाँ जी, और टर्शरी हमारा थर्ड सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं, यस और नो। अच्छा, डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी, बच्चों ये पता लगाने के लिए कि ये इनकम हमारे एरिया में रह करके ही कमाई गई है ना, उसके लिए वो जानने के लिए हमें किसका मीनिंग देखना पड़ेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग देखना पड़ेगा। नमन भैया समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहते हो, बेटा ये पता लगाने के लिए कि ये डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है, उसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि वो जो इनकम आपने क्या की है, अर्न की है, या जो इनकम एक्रू हुई है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है या नहीं हुई है। तो ये पता होना चाहिए ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो ये सुनो, हाँ बोलो ना। अच्छा, लेमैन लैंग्वेज की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो इंडिया की टेरिटरी क्या होगी, बोलो ना।
इंडिया की टेरिटरी क्या होगी? वो इंडिया का मैप, जो अपना जो बाउंड्री है वो है ना, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, क्या है, जो लैंड बाउंड्री हमारी, यस और नो। लेकिन बच्चों जब भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, उसके बियॉन्ड भी जाकर के हमारी बाउंड्री है, ठीक है ना। वाटर्स में और ऊपर एयर में भी हमारी बाउंड्रीज है। कुछ अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ नॉटिकल माइल्स करके हमने बहुत बचपन में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने जन्म की बात कर रहा हूँ। आज तो नया जन्म हुआ है, पुराने जन्म की बात कर रहा हूँ। तो तब तो जाकर के हमने एक क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कुछ तो 12 नॉटिकल माइल्स और एक्सटेंडेड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये नो, हाँ बोलो ना, आप ये बता सकते हो 1 नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं? पॉइंट में नहीं होते, पॉइंट में, पॉइंट से ज्यादा होते हैं, 1.852 किलोमीटर्स। ये नो, चलो खैर, उसकी बात बाद में करते हैं, फिलहाल शुरू करके देता हूं आपको डोमेस्टिक टेरिटरी, वन बाय वन उधर आएंगे। क्या बोल रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अगर आपको नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करनी है, बेसिकली नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं है ये है तो डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट। बिकॉज डोमेस्टिक इनकम में भी हम क्या करके कुछ एड ऑन करके क्या लेके आते हैं, नेशनल इनकम लेके आते हैं। क्या लेते हैं? नेशनल इनकम लेके आते हैं। तो दैट्स वाई ये बोल रहा है कि जब हम नेशनल अकाउंटिंग करते हैं, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं, तो उसको समझने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग पता होना चाहिए, उसको हमारे को समझते आना चाहिए। कह रहे इन लेमैन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री। ये ज्योग्राफिकल फ्रंटायर्स भी बोल सकते हो आप, पॉलिटिकल, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। कह रहे कि नॉर्मल लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब यही माना जाएगा कि पॉलिटिकल फ्रंटायर्स। पॉलिटिकल फ्रंटायर्स मतलब जहां तक हमारे मोदी जी क्या कर सकते हैं, अपनी डायरेक्शंस दे सकते हैं, वही तो पॉलिटिकल फ्रंटायर्स होगी। मतलब हमारी सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपना कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना, वो हमारी क्या होगी, पॉलिटिकल फ्रंटायर, ठीक है ना। और जनरली वो क्या रहेगी हमारी, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो हमारी लैंड बाउंड्री रहेगी, क्या रहेगी, जो लैंड एरिया है वो रहने वाला है हमारा लैंड एरिया, ठीक है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। हाउएवर, लेकिन फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या करने के लिए, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करने के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, इट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। इसको हम एक वाइडर सेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? मतलब वाइडर सेंस में। वाइडर सेंस का मतलब है कि कुछ इश्यूज ऐसे रहेंगे जहां पे आपको डाउट आ सकता है। क्या आ सकता है? डाउट आ सकता है कि वेदर ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है। तो उस केस में बच्चों कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ क्या है, क्लैरिफिकेशन है, जिनको हम एडिशनली नीचे देखने वाले हैं। आमतौर पर आप एक बात बताओ, हम डोमेस्टिक, आप और मैं अपनी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं नहीं रहते? यस और नो? हम कौन सी ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं, कौन से एरिया में आते हैं कि जहां पे मोदी जी का, हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है या नहीं है? भारत के अंदर है, भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई बंदा वाटर में ऑपरेट कर रहा हो, वाटर में ऑपरेट कर रहा हो, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप, सुबह सुबह वाटर में ऑपरेट कर रहा हो। बेटा कोई अगर फिशिंग वगैरह कर रहा है, किसी ने कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लगाया, छोड़ो जान दो ना, इतना टेक्निकल क्यों जाना है। कोई शिप चला रहा है, क्या चला रहा है, एयरक्राफ्ट चला रहा है, क्या चला रहा है, एयरक्राफ्ट चला रहा है। भैया वो एयरक्राफ्ट चला रहा है रशिया से पर्शिया के बीच में, तो फिर वो कहाँ का, मतलब वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? हाँ जी, जहाँ का वो, वेरी गुड, जहाँ का वो नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है ना, जहाँ का वो नॉर्मल रेसिडेंट है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली अभी। अभी सुनना, देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूं आपको, डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में ही एक कॉन्सेप्ट और निकल के आएगा, नॉर्मल रेसिडेंट। क्या निकल करके आएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। अच्छा, अब जैसे बच्चों
हमने बोला कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, जनरली पॉलिटिकल फ्रंटायर्स होती है। फ्रंटायर तो समझते हो, फ्रंटायर बाउंड्री, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल फ्रंटायर होती है कंट्री की। लेकिन जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो उसमें इसका स्कोप ज्यादा होता है, इसको वाइडली यूज किया जाता है। कैसे? इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटायर, ये तो होती है पॉलिटिकल फ्रंटायर, तो होती है डोमेस्टिक टेरिटरी। द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन भी आएगा? फर्स्ट, पहला, ships and aircrafts owned and operated by normal resident, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स कहां पे चलेंगे और एयरक्राफ्ट, यानी कि जो पॉलिटिकल फ्रंटायर है वो तो है ही है, उसके साथ में हमारा अधिकार किस में भी हम करने की बात कर रहे हैं? हवा में और पानी में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चों को पता है कि आगे भी पॉइंट आएगा इसमें जहां पे मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा। कुछ चीजों के लिए तो हमारे जो अधिकार है पानी में और हवा में वो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स है। कितने हैं? 12 नॉटिकल माइल्स है। और कुछ हमारे अधिकार कितने हैं, उसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया जाता है? 200 नॉटिकल माइल्स। और वो जो 200 नॉटिकल माइल्स का हमारी लैंड बाउंड्री से जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इस वाले पॉइंट के लिए रेलिवेंट नहीं है, वो अगले वाले पॉइंट के लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना। इसमें तो जस्ट अपने को क्या चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट चाहिए। क्या चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको एडिशनली पूछ रहा हूँ कि वो 200 नॉटिकल माइल्स, तो जस्ट ये बता दो कि उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। एक तो SEZ होता है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इनमें से इसको जो हम कुछ 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड कर देते हैं, इसको SEZ बोलते हैं कि EEZ बोलते हैं? EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। SEZ कौन होते हैं तो फिर? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये हमारे लैंड एरिया के अंदर होते हैं, स्पेसिफाइड एरिया जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, जो जहाँ पे जितनी भी यूनिट्स एस्टैब्लिश होती है वो सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। कैसी होती है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। चलो देखते हैं। Ships and aircraft owned and operated by normal resident between two or more country। अगर कोई शिप चला रहा है और अगर कोई एयरक्राफ्ट चला रहा है, ठीक है ना, और उनका मालिकाना हक, मालिकाना हक मतलब टाइटल, वो शिप की, वो शिप की और वो एयरक्राफ्ट की जो टाइटल है, ऑनरशिप है, और उसको जो कंट्रोल करता है, अगर वो कौन करता है? नॉर्मल रेसिडेंट करता है। कौन करता है? अभी के लिए मैं ये तो बताया नहीं मैंने आपको नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, लेकिन क्या अगर मैं आपसे पूछूं तो आप और मैं नॉर्मल रेसिडेंट है क्या भारत के? है ना, मतलब ऐसा सोच सकते हो नॉर्मल रेसिडेंट। अभी के लिए जस्ट इतना बता रहा हूँ कि नॉर्मल रेसिडेंट जो नॉर्मली वहीं पे रहता है, उस एरिया में रहता है। हम किधर रहते हैं? भारत में रहते हैं, तो हम भारत के क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट। कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है ना। तो अगर शिप और एयरक्राफ्ट कौन ऑन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब आप और हम अगर क्या कर रहे हैं? उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और ऑन कर रहे हैं। और वो जो शिप और एयरक्राफ्ट चलाते हैं हम, वो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में चलाते हैं। तो बच्चों कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? स्पेसिफिकली क्लैरिफाई कर दिया। आपको डाउट आ सकता है ना, सुनो अभी मैं बोलता हूं। मैं अभी जैसे मैंने बोला, बंदा तो भारत का है, बंदा तो भारत का है, और शिप और एयरक्राफ्ट मैंने भी एग्जांपल जो दिया था कि रशिया और पर्शिया के बीच में चलाता है। तो तुम्हें क्या लगेगा कहां से कहां के बीच में चला रहा है? रशिया से पर्शिया के बीच में चला रहा है। तो फिर भारत का क्या रोल है? वो नॉर्मल रेसिडेंट भारत का है जो बंदा चला रहा है, तो उसे कहां की टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? बोलो। इंडिया की टेरिटरी का। अच्छा, ऐसी अगर कोई बंदा इंडिया के अंदर क्या चला रहा है, मान लिया इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से चाइना, इंडिया से रशिया, इंडिया से यूएसए शिप्स और एयरक्राफ्ट चला रहा है, लेकिन वो बंदा लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। तो बताना फिर वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? ऑस्ट्रेलिया। नमन भैया शिप तो कहाँ पे चल रहे हैं? भारत में। अबे वो ये नहीं देखने का, अपने को क्या देखने का कि वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का है। समझा क्या आपको? डोमेस्टिक टेरिटरी में जो एडिशनल इश्यूज है उनको, उन पे क्लैरिफिकेशन के लिए अपने को किसको कंसीडर करना, ये नहीं देखने का कि कहां से कहां के बीच में चल रहे हैं, ये देखने का कि चला कौन रहा है। समझा क्या?
कुछ पूछ रहे थे, हो गया डाउट? अच्छा सुनो, आमतौर पर बेटा जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसको आप कैसे लेके आओगे, कि कैसे क्लैरिफाई करोगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी है कि नहीं है? एक जनरल रूल है, क्या है? ना देश देखना है, ना भेष देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है। बोलो ना, ऐसा बोलो। अरे मैंने बोला ना, रशिया पर्शिया में मत खेलो, ठीक है ना? अब देखो तो केवल स्पेस देखो, क्या देखो? स्पेस देखो। जनरल, ये जनरल रूल है, क्या है? जनरल। अच्छा, एक कंपनी का हेड ऑफिस बैंगलोर में, तो बताओ वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है या नहीं है? है क्या नहीं है? बिल्कुल है। इसमें जनरल रूल रूल लग रहा है या नहीं लग रहा है? ना देश देखना है। अच्छा, वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, जिसका ऑफिस बैंगलोर के अंदर है, ठीक है ना? वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी कहाँ की है वो? कंपनी कहाँ की है? बाहर की है। इसमें नॉर्मल रेसिडेंट वगैरह मत देखने का, समझा क्या? यहाँ पे लगेगा जनरल रूल। क्या लगेगा? स्पेसिफिकली 3 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, उनको तो अलग से देखना है। बाकी सब केस में क्या लगेगा? जनरल रूल लगेगा। जनरल रूल क्या है? ना देश देखना है, ना भेष देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हमारे स्पेस में है नहीं है? हमारे एरिया में है या नहीं है? बिल्कुल है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एसबीआई की एक ब्रांच कनाडा में, बताओ डोमेस्टिक टेरिटरी है नहीं है? है? कंफ्यूज हो गए ना? मैंने क्या बोला? सारे बच्चे बोलो जल्दी से। ना देश देखना है, ना भेष देखना है, देखना है तो ओनली, ये जनरल रूल है। क्या है? जनरल रूल। सेकंड वाले एग्जांपल में जनरल रूल लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन कुछ एड ऑन केसेस है जिनको मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है आपको, जिसमें से जस्ट एक की बात की है। किसकी बात की है? एक की बात की है, ठीक है? अभी उसमें जनरल रूल नहीं लगेगा। उसमें क्या नहीं लगेगा? मैंने क्या बोला? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर शिप्स और एयरक्राफ्ट कौन चला रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट चला रहा है एक कंट्री का, ठीक है ना? तो ये कौन सी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? कौन सी टेरिटरी का? जिस टेरिटरी का वो बंदा नॉर्मल रेसिडेंट है, भले ही शिप कहीं पे भी चलाए, भले ही एयरक्राफ्ट कहीं पे भी चलाए। से यस और नो? उस केस में फिर वो जो स्पेस वाला जो पॉइंट है, वो जो रूल है, वो नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन, ऐसा बोल सकते हो। से यस और नो? एक बार एग्जांपल पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। ये वही है कि एग्जांपल जो मैंने आपको बताया। हाँ, मतलब वो टाइटल भी उसके पास होनी चाहिए और ऑपरेट भी वो ही कर रहा है। दोनों कंडीशन वहां पे, बिकॉज अभी यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे क्या है? एंड है। क्या है? एंड। शिप भी आपका है और आप ही उसे क्या करते हो? ऑपरेट करते हो। और आप कौन हो? नॉर्मल रेसिडेंट हो भारत के। तो फिर शिप कहीं पे भी चलाओ, एयरक्राफ्ट कहीं पे भी चलाओ, वो किसकी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? बोलो, बोलो ना। नॉर्मल रेसिडेंट की पार्ट ऐसे कुछ, क्या क्या बोल क्या रहे हो आप? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हम पढ़ क्या रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी आमतौर पर क्या होती है? पॉलिटिकल फ्रंटायर। क्या होती है? पॉलिटिकल फ्रंटायर। से यस और नो? अच्छा, पॉलिटिकल फ्रंटायर उसको मैंने हिंदी में अपने मन से बोला कि ना देश देखना है, ना भेष देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है, कि भाई स्पेस किसका लाई कर रहा है। से यस और नो? लेकिन फिर वो बोला कि जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो जस्ट ये पॉलिटिकल फ्रंटायर नहीं होती, इसमें कुछ एड ऑन केसेस भी होते हैं जहां पे डाउट हो सकता है आपको। तो वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर कोई शिप और कोई एयरक्राफ्ट ओन करता है, यानी कि टाइटल है, और उसके वो उसको कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है ना? तो वो नॉर्मल रेसिडेंट जिस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है, वो जो रेसिडेंट है वो जिस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है, उस टेरिटरी का हम क्या मानेंगे? उसे पार्ट मानेंगे, है ना? इट इज इमैटेरियल कि वो किसी भी कंट्री में चला रहा हो। यस और नो? ऐसा तो है नहीं कि वो उधर उधर, अभी क्या है ना, जैसे शिप्स और एयरक्राफ्ट है,
तो वो इधर से बंदा उधर लेके जा रहा है, उधर से इधर लेके आ रहा है, फिर इधर से कहीं और जा रहा है। तो ऐसे समझो, भारत का बंदा है, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आएगा। भारत का बंदा है, शिप चला रहा है। क्या चला रहा है? शिप चला रहा है, और यहाँ से उधर वो चाइना, मतलब कोई वेसल जो चला रहा है वो चाइना लेके जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? चाइना वालों ने पकड़ लिया, ये तेरी इनकम हम काउंट करेंगे अपने देश की इनकम में। भारत वाले बोल रहे हैं तेरी इनकम हम काउंट करेंगे अपने एरिया में। बात समझ में आ रही है? तो बताओ प्रॉब्लम है कि नहीं है? किधर काउंट करना चाहिए बोलो? भारत में काउंट करना चाहिए। कैसे पता पड़ा तुम्हें? यही तो लिखा है। शिप कहीं पे भी चला रहा हो। क्या? हाँ, तो फिर वो शिप, अच्छा नहीं ऐसे नहीं नहीं नहीं, सुनो अभी सुनो ना एक। आपने क्या बोला? शिप कहाँ का है? अमेरिका का। हाँ, चला उसे भारत का बंदा रहा है। देखो अभी तुम्हारे यहाँ पे यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि क्या दो कंडीशन लिखी है, ओन एंड ऑपरेटेड। ओन तो कोई और कर रहा है, ऑपरेट कोई और कर रहा है, तो यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना कंडीशन सेटिस्फाई। उस केस में आपको एड ऑन रूल्स क्या करने पड़ेंगे? देखने पड़ेंगे। जो आपकी इंटरनेशनल रूल्स है वो देखने पड़ेंगे कि उसके हिसाब से आपको कहाँ पे वो काउंट होगा। यस और नो? बात समझ में आ रही? बिकॉज यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हम बोल रहे ऑन भी होना चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए। किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। फिर ये इमैटेरियल हो जाता है कि वो किसी भी कंट्री में चला है, बस आपको क्या करना है, वो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, तो उस टेरिटरी का पार्ट मान लेंगे। कि अब जैसे मान लिया कि इंडिया का बंदा शिप चला रहा है, ठीक है ना, तो बस ये ही डाउट रहने वाला है, ये ही डाउट रहने वाला है कि भाई यहाँ का पार्ट माने या उधर का पार्ट माने। तो वो बंदा चेक कर लेंगे कि वो बंदा है कहाँ का। बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल रेसिडेंट जिस भी टेरिटरी का होगा। अच्छा, अगर जैसे मैंने अभी बोला आपको यूएसए का ही बंदा, और वहां पे मैं दोनों कंडीशन मान लेता हूँ कि वो ऑन भी कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है, लेकिन लेकिन उधर नहीं चलाता शिप, शिप चलाता है बाकी दूसरी कंट्रीज में। कौन सी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? भले ही वहां पे वो शिप ना चलाता। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये पढ़ा गया आपने एग्जांपल? मैं भी पढ़ देता हूँ। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हद कर रहे हो यार नमन भैया, लेना नहीं देना नहीं। प्लेन कहाँ पे चल रहा है? रशिया और जापान के बीच में, तो फिर वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट कैसे है आयुष? मैं कह रहा हूं ना कि बात ये नहीं है कि वो चल कहाँ पे रहा है, बात ये है कि उसे चला, मतलब ऐसे नहीं कभी वो उसे उसे उधर जाके पायलट से पूछा हाँ भाई तू कहाँ गया है, मतलब जो उसका बेसिकली जो कंट्रोल जिसके पास है ना, और वो जो ऑपरेशंस को जो मैनेज कर रहा है उस बंदे की बात कर रहे हैं, तो वो तो इंडिया का बंदा है, तो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या आ रहा है? एरिया या वो रेसिडेंट और नॉर्मल रेसिडेंट वाली? बात समझ में आ रही है ना? चलो नेक्स्ट है बच्चों फिशिंग वेसल्स। ये क्या होते हैं? फिशिंग वेसल्स, हाँ जी, हाँ। फिश वेसल क्या होता है? वेसल यहाँ पे वो उसका मतलब कंटेनर नहीं है। अरे इन जो वेसल होते हैं ना, शिप्स को वेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिप्स को वेसल बोलते हैं। जो बोट्स वगैरह होती है उनको वेसल बोलते हैं। तो फिशिंग वेसल मतलब ऐसी बोट्स या ऐसे शिप्स जो क्या किस में यूज में आते हैं? हाँ, मछली पकड़ने में, ठीक है ना। तो फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये बता सकते हो कौन होते हैं, मतलब क्या चीज होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स? हाँ, जो ओशियन में, जो ओशियन में एक स्ट्रक्चर होती है, आपने कभी देखे होगे, इधर ये बनाया ना मैंने इधर। अब ये मत बोलना ओशियन कहाँ है इधर, नीचे ऐसे मान लो, ठीक है। ऐसा तो देखा होगा आपने, इधर मुंबई में रिलायंस ने लगा के रखा है, यस और नो, ठीक है ना। तो एक स्ट्रक्चर होती है
जो ओशन में फिक्स करते हैं क्या निकालने के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस निकालने के लिए, तो उन्हें बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, बेसिकली वो ड्रिलिंग करके निकालते हैं, है ना, हमारी नेचर से, मदर नेचर से। तो वो बोल रहे हैं फिशिंग वेसल एंड ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या होते हैं बच्चों, जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, बेसिकली ये जो ड्रिलिंग करके क्या करते हैं ना, हम जो ऑयल और क्या निकालते हैं, नेचुरल गैस निकालते हैं। ये दो तरीके के यहाँ पे वो रह सकते हैं, मतलब दो तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक तो फिक्स होते हैं, क्या होते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा एक होता है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। क्या होते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये फ्लोट करते हैं, मतलब ऐसे ये फिक्स नहीं होते। ये एक टाइप का, समझो कि इन्होंने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि वो स्ट्रक्चर फ्लोट कर सकता है। क्या कर सकता है कि आज अगर आप यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हो ओशन में कि भाई इधर से निकल सकते कि नहीं निकल सकते, या तो इधर नहीं निकले तो कहीं और भी टेस्ट कर, ऐसे समझो कि ये वैसल के जैसे है। कैसे है, वैसल होती नहीं, वैसल के जैसे है, मतलब अपने आप में इन्होंने पूरा माहौल बनाया है उधर। बस ये फ्लोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। तो वो पहले वाले फिक्स थे और ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लोट कर सकते हैं ओशन में। तो फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय अगेन ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। जो कौन चला रहा है, जैसे रिलायंस, ठीक है ना, रिलायंस नॉर्मल रेसिडेंट। अंबानी साहब की बात करते तो समझ में आता है, रिलायंस बेटा समझ में आएगा अभी, बिकॉज जब हम क्या पढ़ेंगे ना, नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में जस्ट इंडिविजुअल्स को कवर नहीं किया गया है, किसको भी कवर किया गया है, इंस्टीट्यूशंस को भी कवर किया गया है। किसको कवर किया गया है, इंस्टीट्यूशन को भी। और रिलायंस क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी कवर होगा, ठीक है ना। तो अगर फिशिंग वेसल्स, आप मछली पकड़ने का काम करते हो, है ना, या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स आपने लगा के रखे हैं, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म आप चलाते हो, ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। लेकिन चलाता कौन है, नॉर्मल रेसिडेंट एक कंट्री का। हम तो किसकी बात कर रहे हैं, देखो हम भारत में, तो हम तो किसकी बात कर रहे हैं, किसके एंगल से बात करेंगे, भारत के एंगल से ही बात करेंगे, ठीक है ना। इन द इंटरनेशनल वाटर, किसमें, इंटरनेशनल वाटर में। इसका मतलब एक तो समझ में आता है भैया कि नॉर्मली हमने बोला कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है वो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटायर्स होती है। क्या होती है, फिर जहां पे हमें डाउट्स आ सकते हैं तो हमने क्या किए, क्लैरिफाई किए। हमने वो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट की बात करी, तो हमने किसको कवर कर लिया, बोलो ना, एयर को कवर कर लिया और वाटर को कवर कर लिया। अब उनमें भी जो ऑपरेशंस हम चला रहे हैं, वाटर में क्या चला रहे हैं हम, जो ऑपरेशन चला रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि हम मछली पकड़ने का अगर काम कर रहे हैं, ऑयल और गैस वगैरह निकालने का हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हमने चलाए हैं, हमने नॉर्मल रेसिडेंट ने, इन द इंटरनेशनल वाटर, किसमें, इंटरनेशनल वाटर में, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। जहां तक हमारे पास क्या है बच्चों, एक्सक्लूसिव राइट्स है, किसके, ऑपरेट करने के। सारे बच्चों को पता है, मैं इसकी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स कितने तक है, वो भी स्पेसिफाइड ऑपरेशंस के लिए। 12 नॉटिकल माइल्स तक तो कुछ भी करो, है ना, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो कुछ भी करो, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स तक कुछ स्पेसिफाइड ऑपरेशंस है जिनको आप परफॉर्म करोगे, है ना, वो फिशिंग के लिए। और ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑपरेशंस अगर आपने कोई चलाए है, वो उसके लिए एक्सटेंडेड है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो हमारा कंट्रोल वही, तो अभी तुम उधर दो, सुनो ना, 200 नॉटिकल माइल्स के उधर जाकर के तुम बोलोगे ये भी हमारा एरिया ना, उधर फिर वो कौन से रूल लगेंगे इस पे, इंटरनेशनल रूल लगेंगे। कौन से लगेंगे, तुम्हारे माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि भैया चलो ठीक है, हमारी पॉलिटिकल, हमारी जो लैंड बाउंड्री है उधर से हमने 200 नॉटिकल माइल्स हमने मेजर किया, तो हमारे लिए वो कंट्रोल आ गया, हमारा कंट्रोल आ गया। उधर से किसी दूसरी कंट्री ने क्या किया, 200 नॉटिकल माइल्स अपना क्या किया, मेजर किया, काउंट किया। बात समझ में आ रही है। तो फिर वो बीच वाला जो एरिया उधर आ गया, फिर वो बीच वाला एक एरिया बचा होगा ना, जो ना तो इधर वाले 200 नॉटिकल माइल्स में काउंट हुआ, जो उधर हुआ, तो उस पर क्या होगा, मैंने बताया ना, उस पर इंटरनेशनल रूल्स लगेंगे। क्या लगेंगे, इंटरनेशनल रूल्स लगेंगे। नमन भैया क्या ऐसा हो सकता है क्या, इधर भी आ गया और उधर भी आ गया, और फिर एक इंटरसेक्शन बन गया, क्या बन गया, नहीं समझा क्या, हम इधर घुसे 200 नॉटिकल माइल्स, बोलो भारत माता की जय, 200 नॉटिकल माइल्स हम इधर उधर से गए, इधर से गए, वो भी उधर से आ रहे हैं, ठीक है ना, वो पता नहीं कौन सी माता की जय बोलेंगे, उधर से आ रहे हैं, वो उधर से होता है, उधर से आ रहे हैं 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना। और बीच में वो हमारे एरिया में घुस गए, हम उनके एरिया में घुस गए, तो ऐसे में क्या होगा, अगेन
बच्चों ये जो भी क्लैशेस होते हैं ना, ऐसे तो बहुत कम है, लेकिन जो भी क्लैश होते हैं वो सब इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेट ऑफ होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। से सुनो, बात समझ में आई क्या? नमन भैया फिर तो ऐसा वो होगा ना, श्रीलंका में तो हो जाता होगा ऐसा कि हमने उधर से नीचे से मेजर किया, वो इत्तू सी लाइन है, इत्तू सी। अबे नहीं है, नहीं होगा, वो तो इत्तू सी लाइन लग रही है, नहीं है वो, ठीक है ना। वो देखने में मैप पे लगती है वो ऐसे बिंदी 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 बिंदी, नहीं है वो इतना, ठीक है ना, उसके ज्यादा है। चलो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलो ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन। जो फिशिंग बोट्स होती है, कौन ऑपरेट कर रहा है? अगर इंडियन फिशरमैन कर रहा है, यानी कि रेसिडेंट कहाँ का होगा, पता पड़ गया ना इससे। इन इंटरनेशनल वाटर कहाँ पे कर रहा है, इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल वाटर में भी वहां तक जहां तक हमारा क्या है, हमारा कंट्रोल है, ठीक है ना। ऑफ वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मछली के पीछे पीछे भाग गया 200 नॉटिकल माइल के आगे, ठीक है ना। अभी मत बोलना कि उधर से मछली पकड़ के लाया तो किधर काउंट होंगे, बताया ना अभी आपको, इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगी उसकी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे भाई 200 नॉटिकल माइल्स बहुत बैठते हैं, करके देखो ना, लगभग लगभग 350 किलोमीटर। भाई तुम अगर आधा किलोमीटर भी उधर इंडियन ओशन में घुसोगे ना नीचे से, ये लगे भाई कहाँ गए, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है, और तुम 350 किलोमीटर उधर अंदर उसके भी जाके मछली पकड़ने जा रहे हो, तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। 350 किलोमीटर जाना, क्या उल्टा वापस भी तो आना है, ये उधर ही रहने का। आगे नेक्स्ट है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। हो, ये क्या होते हैं? ये तो बड़े बड़े नाम है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री। चलो ठीक है यार, एक तो समझ में आता है, थर्ड वाला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कोई तो आर्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बताओ एम्बेसीज कौन होती है और कॉन्सुलेट्स कौन होते हैं? एम्बेसीज होते हैं आपके डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन। कौन होते हैं? डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन। जो दो कंट्री के बीच में, जो दो कंट्री के बीच में जो इंटरनेशनल एक टाइप से हार्मनी है, या जो जितना भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से दो कंट्री के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो उनको संभालता है। तो यस और नो? हाँ बोलो ना। और जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, कॉन्सुलेट्स इन्हीं की एक विंग होती है, एम्बेसी की एक विंग होती है, एक सेक्शन बोल सकते हो, सब सेक्शन कुछ भी बोलो आप, एक विंग, एक ब्रांच बोल सकते हो। एक ब्रांच होती है जो अलग अलग जो होस्ट कंट्री, समझते हो होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अभी क्या है कि हमारे लोग, हमारे एम्बेसी के लोग और हमारे कॉन्सुलेट्स किधर काम करते हैं, उधर फॉरेन में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज यूएसए में काम कर रहे हैं, किधर काम कर रहे हैं। तो जो एम्बेसी वाले हैं, एम्बेसी वालों को काम तो है कि यूएस के बीच में और इंडिया के बीच में रिलेशंस को मेंटेन रखना, अलग अलग रिगार्डिंग पॉलिटिकल इश्यूज पे, बिजनेस पे, जो हमारा ट्रेड वगैरह हो रहा है, या जो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है, जो फैक्टर्स है उन पे, वो सारी चीजें है ना, मैनेज करके चलना, वो सारी चीजें, वो तो एम्बेसी वालों का काम है। अच्छा, हम तो सेंडिंग कंट्री है, लेकिन वो उधर वो वाली कौन सी कंट्री है, होस्ट कंट्री है, कौन सी है? उधर वाले बंदे इधर आके काम करेंगे और इधर वाले बंदे उधर जाके काम करेंगे, ठीक है ना। से यस और नो? तो एम्बेसी के बारे में बताया। ये बेसिकली ये डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, सेंडिंग कंट्री की डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो वर्क कहाँ पे कर रही है, होस्ट कंट्री में। कहाँ पे कर रही है? होस्ट कंट्री में। और जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, वो एम्बेसी की एक विंग होती है, जो बेसिकली वीजा वगैरह प्रोवाइड कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। एम्बेसी वालों का एक स्पेसिफाइड ऑफिस होगा, ठीक है ना, एक स्पेसिफाइड एरिया में, जहाँ जहाँ पे भी हमारी कंट्री ने उन्होंने अलॉट किया होगा, तो यस और नो। लेकिन कॉन्सुलेट्स वाले जो होते हैं, इनकी अलग अलग जो भारत के जो मेन मेन जो शहर है ना, जो बड़े बड़े शहर है, उनमें इनकी क्या हो सकती है, इनके ऑफिसेज हो सकते हैं, जहाँ पे ये वीजा वगैरह प्रोवाइड करने का, है ना, ये जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उनको क्या करने का, उनको सॉल्व करने का, उनको टैकल करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कॉन्सुलेट्स। क्या बोलते हैं? उन ऑफिसर्स को कॉन्सुलेट्स बोलते हैं। बात समझ में आई? वीजा की लॉन्ग फॉर्म क्या होती है? हाँ जी। वर्चुअल ना हो कुछ भी, बोलो। हाँ जी। चलो आज के लिए आपका ये होमवर्क है।
हाँ जी, अगर यहीं पे बता सकते तो यहीं पे बता दो भैया, चल तो रहे मोबाइल वोबाइल में कुछ। चलो कोई बात नहीं, घर से करके लेके आता। हाँ जी, तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब जो आर्मी है, ठीक है ना, ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। जी क्या हुआ? अगर भारत का मिलिट्री बेस अमेरिका में है तो वो अपने स्पेस में है या नहीं है? नहीं है ना। लेकिन अपने स्पेस में मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिकॉज वो एक्सेप्शन में कवर है। 3 एक्सेप्शन है ना बच्चों। जनरल रूल ये है, ना देश देखना है, ना भेष देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है। बात समझ में आई? लेकिन 3 उसके एक्सेप्शन है। पहला, हाँ, अरे पहले वाला पॉइंट वो जो मैं पढ़ा के आ चुका हूँ आपको, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। चला कहीं पे भी रहो, नॉर्मल रेसिडेंट अगर हमारा है तो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाए। यहाँ पे वो जनरल रूल काम, ये 3 पॉइंट पे जनरल रूल काम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? फिशिंग ऑयल, इधर वाला मिला रहे हो क्या? फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs and floating platform owned and operated by the normal residents of a country in the international water where they have exclusive rights of control. ठीक है ना, ये exclusive right of operations. Yes or no? And the third one is embassies, consulates and military establishment. हमारी एम्बेसी वाले यूएसए में, रशिया में, पर्शिया में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में उधर काम कर रहे हैं। स्पेस हमारा है क्या? स्पेस हमारा है क्या? नहीं है। मानेंगे क्या? हाँ, किसकी वजह से मानेंगे? बिकॉज स्पेसिफिकली मेंशन है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, वही उधर हमारे बंदे उधर वीजा वगैरह प्रोवाइड कराने का काम है दूसरी कंट्री में, ठीक है ना। और हमारी आर्मी, लेट सपोज पाकिस्तान को मजा चकाना है, ठीक है ना, और हमारी आर्मी वाले इधर लेट सपोज इधर से चाइना में कोई तो उन्होंने क्या बना के रखा, कोई बेस कैंप बना के रखा है। क्या बना के रखा है? बेस कैंप बना के रखा है। तो क्या हमारे एरिया में है क्या? नहीं है ना। मानेंगे क्या? मानेंगे क्या हमारे एरिया में? हाँ मानेंगे ना, बिकॉज वो बोलता रहा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। हमारे बंदे अगर इन ये 3 ऑर्गेनाइजेशन वाले, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के लोग, हमारे लोग अगर किसी बाहर किसी दूसरी कंट्री में ऑपरेट कर रहे होंगे तो वो उधर की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो किसकी टेरिटरी का पार्ट है? हमारे टेरिटरी का। अच्छा, इसका वाइस वर्सा क्या होगा बच्चों? अगर उनकी टेरिटरी के, मतलब उनके, उनकी कंट्री के ये 3 लोग, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन वाले अगर हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो फिर हमारी टेरिटरी का पार्ट है। ये बोलेगा अच्छा तुम्हारा तो तुम्हारा ही है, हमारा भी तुम्हारा, ऐसे कैसे बनेगा? तो इसका ऑपोजिट वाला पॉइंट देखो बच्चों, ऑपोजिट वाला ये वाला पॉइंट देखो, embassies, consulates and military establishment of a foreign country, of a foreign country, of a foreign country located in India। और ये पढ़ना ही क्या लिखा है? The domestic territory does not include। ये बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल है या नहीं है? प्रैक्टिकल इन द सेंस कि ऐसे कोई ना होगा कि अगर हमारा तुम्हारे पास है तो वो हमारा, और तुम्हारा अगर हमारे पास तो वो भी हमारा। ऐसे नहीं होगा ना यार, जब हमारा तुम्हारे पास है तो हमारा, तुम्हारा हमारे पास है तो तुम्हारा। अरे हमें कुछ समझ में, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हाँ जी, नहीं समझा क्या? नहीं समझा? आता है क्या समझ में? चलो एग्जाम्पल पढ़ो बच्चों इसके। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन एम्बेसी इन रशिया। वाओ, सो एलिगेंट, ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग वाओ। हाँ जी, भैया ये तो 6000 वाला केस है। यहीं दिलाओ ना हमें भी जॉब, हमें भी यहीं पे दिलाओ ना जॉब। द इंडियन एम्बेसी इन रशिया, ए चल से ठीक है, मैं क्या दिलाऊं, तुम अपना तुम्हारा देख लो। द इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेन, ठीक है, भले ही रशिया में ऑपरेट कर रहे हो लेकिन रहोगे हमारे ही, ठीक है ना। द इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसका पार्ट है वो? हाँ, ऐसे यार, फिर टेम्परेरी
पॉइंटर से ऐसे कोई ना कोई दूसरे का कोई ना हो जाता है, ठीक है ना। उधर अच्छा हो तो हमारे ही ना, उधर तो काम करने के लिए। अच्छा उधर भी जाके कर किसको प्रमोट रहे हो? इंडिया को तो प्रमोट कर रहे हो, हाँ बोलो ना। तो वैसा ये सुनो। चलो फाइनली बच्चों, डोमेस्टिक अभी तुम्हारे से बुलवा के छोड़ूंगा मैं बिना देखे, है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी में पहले ऐसे बताओ बस ऊपर ऊपर से, पॉलिटिकल फ्रंटायर होती है, ठीक है, यानी कि न देश देखना है ना भेज देखना है तो ओनली स्पेस देखना है, लेकिन तीन चीजों के लिए आपको स्पेस नहीं देखने का, वहां पे स्पेसिफिकली क्या देखने का, किसके लिए, नॉर्मल रेसिडेंट देखने का। कौन कौन किसके लिए? पहला शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है ना। दूसरा फिशिंग और ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए। और तीसरा पॉइंट क्या है? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे वाले लोकेटेड कहाँ पे कर रहे हैं। अरे नमन भैया यार एक बात बताओ, इसमें और इसमें फर्क क्या है? तो कोई फर्क हमें नजर नहीं आ रहा। ये यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट लिखा है और ये जो ये वाला पॉइंट लिखा है, दोनों एक ही चीज तो लिखी है, ये उल्टी है, ठीक है ना, वाइस वर्सा है। उधर क्या लिखा है? ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड, उधर क्या लिखा है? ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया। पॉइंट एक ही है लेकिन वो अलग अलग एंगल से है, उसका ऑपोजिट है, ठीक है ना। कंटेक्स्ट एक ही है लेकिन ऑपोजिट है। बात समझ में आती है क्या? अच्छा, दो पॉइंट इसके देख लो बच्चों। एक तो रिपीट ही है, वाइस वर्सा वाला जो मैंने आपको पहले बता दिया। मान लिया अगर जापानीज एम्बेसी वाले कहाँ पे काम कर रहे हैं? इंडिया में काम कर रहे हैं, इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और जापान। बात समझ में आ रही है ना आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट है यहाँ पे ये इंटरनेशनल रूल लगेगा, जो अगले वाला पॉइंट है, ये जो एक्सेप्शन में यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेट सपोज बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO, WHO, है ना, जो UN है, इनका ऑफिस कोई पड़ रहा है, मान लिया भारत की टेरिटरी में पड़ रहा है। कहाँ पे पड़ रहा है? हमारे स्पेस में होने के बावजूद भी हमारा नहीं है। ये हमारे ऑफिस मतलब इसका ऑफिस हमारे एरिया में होने के बावजूद भी हमारा नहीं है, ये किसी और का भी नहीं है। हाँ, ये अगर नॉर्मल अभी जब हम नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ेंगे ना, तो नॉर्मल रेसिडेंट भी इंटरनेशनल एरिया का माना जाएगा। किसका माना जाएगा? देख लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO, UNO बोले तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अगर ये हमारी इनके ऑफिसेज अगर कहाँ पे लाई कर रहे हैं? हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में लाई कर रहे हैं, किसी कंट्री की या हमारी मतलब किसी कंट्री इन द सेंस हमारी कंट्री की, तो हमारे होने के मतलब हमारे यहाँ होने के बावजूद भी हमारे नहीं है। कैसे पता पड़ा? कैसे पता पड़ा? ये लिखा है द डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, इसमें ये नहीं आएंगे। वापस से तीन आएंगे, दो नहीं आएंगे। और जनरल रूल क्या है? बोल दो ना, ना देश देखना है ना भेज देखना है तो ओनली स्पेस देख। बच्चों बता रहा हूँ इस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा टेक्निकल जो टॉपिक है ना, बच्चों को जो लगते हैं, मतलब मेरे एंगल से नहीं, बच्चों को जो लगते हैं, एक तो ये वाला टॉपिक और इसके अगले वाला नॉर्मल रेसिडेंट, यही लगता है। और इसके ज्यादा फालतू इसमें चैप्टर में कुछ नहीं, बाकी तो सब मक्खन मलाई वाले टॉपिक है आगे। फिलहाल बिना देखे आप मेरे को प्रॉपर प्रॉपर इंग्लिश में बोलो, व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? बोलो, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री इन जनरल, ठीक है ना। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम, है ना, इट्स स्कोप इज वाइडर, है ना। इट आल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या आएगा? फर्स्ट वन इज शिप एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by normal resident of a country। दूसरा fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platform operated by the normal residents of a country in the international water, where they have exclusive rights of controls या exclusive right of operation। तीसरा embassies, consulates and military establishment of a country located abroad। बात समझ में आ रही है? ये आएंगे तीनों या नहीं आएंगे? आएंगे, है ना। However, domestic territory doesn't include, first one is embassies, consulates and military establishment of a country या of a foreign country located in India।
is not included in the domestic territory of India. And the second one is international organizations, ठीक है ना, जैसे कि WTO, WHO, UNO, अगर इनके ऑफिस कहाँ पे लाई कर रहे हैं तो वो भी हमारा पार्ट नहीं है। वो यार नॉर्मल रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ना, अब जो इनके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए ये देख चेक करना पड़ेगा ना कि वो बंदा नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है, वो अब उसके लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे बताओ समझ में आता कि नहीं आता है, आगे चल सकते हैं, चलो चेक योर सेल्फ। क्या भैया, यार तुम तो यार ऐसे करो, चेक योर सेल्फ, डाउट है क्या कोई? चेक योर सेल्फ। अरे नहीं बच्चों, यार तुम कैसी सुबह सुबह कैसी कैसी बातें मन में लेके आते हो, मैंने जो पढ़ाया मैं तो अभी वो बता रहा हूँ कि तुम देख बार देख लो कि तुम्हारे को समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना। सुबह सुबह कैसी चीजें मन में लाते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इंडियन कंपनी इन लंदन। बेटा जनरल रूल लगेगा, क्या लगेगा? नमन भैया यार हम तो पागल हो जाएंगे यार, कैसे पता पड़ेगा हमें जनरल रूल लगेगा क्या? अबे 3 चीजों में लगाना है, वो एक्सेप्शनल केस, बाकी सब में क्या ही लगेगा? कंपनी की कहीं हमने बात की एक्सेप्शनल एक्सेप्शन केस में कि ये कंपनी फलाना कंपनी ढिमकाना कंपनी, नहीं ना। हमने किसकी बात की एक्सेप्शन में, किसकी बात की हमने, बोलो ना। शिप और एयरक्राफ्ट की बात करी, फिशिंग वेसल और ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की बात करी। हाँ बोलो ना। 3 तो इसमें है, 2 पहले वाले पॉइंट में, 5 और 3 लोग किसमें है? थर्ड वाले पॉइंट में, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। 8 पे तो एड ऑन देखना पड़ेगा आपको, बाकी सब में तो क्या ही लगना है? जनरल रूल लगना है ना। और एक वो जो नई आने वाला पॉइंट है, एक तो सेम ही है ऑपोजिट करके, और नई आने में एक इंटरनेशनल वाला, सारे 9 पॉइंट तो एक्स्ट्रा है, बाकी सब में तो क्या ही लगना है? जनरल रूल लगना है। मुझे बताओ पहले वाला एग्जांपल जनरल रूल का है या किसी स्पेसिफिक पॉइंट का है? देख लो, एंड इंडियन कंपनी इन लंदन, वापस से मन में लेके आओ, ना देश देखना है ना भेज देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है। आप मुझे बताओ ये कंपनी हमारे देश में है या नहीं, और नहीं है तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, हाँ बोलो ना। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, हाँ है, ना देश देखना है ना भेज देखना है, देखना है तो ओनली माइक्रोसॉफ्ट पे मत चले जाना, ठीक है ना। ये देखो कि हमारे स्पेस में है या नहीं है, ठीक है ना, हमारे स्पेस में जनरल रूल लगेगा। नेक्स्ट है कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, कंपनी कहाँ पे है? इंडिया में है, लेकिन ओन कौन कर रहा है उसे? जापानीज। तो बताओ, नहीं है बेटा, है। ना देश देखना है ना भेज देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है। एड ऑन पॉइंट्स में किसी भी कंपनी की हमने बात नहीं की बेटा। हमारे मोदी जी बोले अच्छा हमारे एरिया में रह करके मना कर रहा है, ठीक है ना, हमारा है बेटा हमारा, ठीक है ना, भले ही तू मतलब तेरे को ऑन कौन कर रहा है? जापानीज कोई ऑन कर रहा है, लेकिन कर तो इधर ही, चला तो इधर ही रहा है ना हमारे एरिया में। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, क्यों? बिकॉज हम वो चुप हो गए, कह रहे मैं इधर बोलूंगा तो गलत, इधर बोलूंगा तो गलत, तो इससे चल चुप ही हो जाते हैं। हाँ जी, ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ना देश देखना है ना भेज देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है, और स्पेस किसका है? न्यूयॉर्क का है, तो हमारी चलेगी नहीं वहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, डोमेस्टिक चैरिटी के बोलो पार्ट है कि नहीं है, कैसे बताना? ये फॉरेन बैंक है, हाँ तो क्या हो गया भैया, फॉरेन बैंक इज लाइक अ फॉरेन कंपनी, ठीक है ना। जैसे कोई अगर कोई फॉरेन कंपनी है सेम एज फॉरेन बैंक है, हाँ बोलो ना। मान लिया कोई चार्टर्ड बैंक है और उसकी इधर यहाँ पे है ना, ये बैंक ऑफ अमेरिका है, उधर उसका इधर ऑफिस है, तो बिल्कुल वो क्या है, वो बिल्कुल फॉरेन कंपनी के जैसा है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? तो स्पेस में हमारे है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये बताओ इंडियन एम्बेसी इन जापान, ए जापान में है, ये एड ऑन पॉइंट है। अभी समझ, अभी इधर वो वाला नहीं लगाने का कभी लोग, न देश देखना है न भेज देखना है सुनो ना, इधर वो इधर एड ऑन वाला पॉइंट लगेगा, समझा क्या तुम्हें? कभी इधर भी ठोक दो, उधर ना देश देखना है भारत माता की, यार तुम भी ठोक के आ जाओ उधर, नहीं नहीं, ठीक है ना। तो ये बताओ जापान जापान का पार्ट है कि इधर का पार्ट है?
हमारा पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कनाडा। हाँ, ये तो यहाँ पे जनरल रूल लगेगा कि एड ऑन पॉइंट्स, जनरल रूल लगेगा। नेक्स्ट है रशियन एम्बेसी इन इंडिया। वाह, रशियन एम्बेसी इन इंडिया बोलो ना, हम हमारा नहीं है। अरे कितना दुख हुआ। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, बताओ ना, तब तक मैं से सही कर देता हूँ। ये हमारा पार्ट है कि रशिया का है? ओह माय गॉड। नेक्स्ट वाला पढ़ोगे आप? चलो, ये इस पे तो क्लैरिफिकेशन नहीं देना ना कोई। किस पे, किस पे भला? एच वाले पॉइंट पे, रशियन एम्बेसी इन इंडिया हमारा पार्ट है कि रशिया का? रशिया का पार्ट है। नेक्स्ट है टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। टाटा की कोई बिल्डिंग है कहाँ पे? अमेरिका में, उसने उसको रेंट पे दिया है। कहाँ पे? हाँ, सुनो तो हमारा पार्ट है कि नहीं है? हाँ नहीं है। सुनो ना, टाटा सुनो, मैं नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा हूँ। और डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अभी अपन लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं? डोमेस्टिक। मैं नॉर्मल रेसिडेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो हम नेशनल इनकम की जब पढ़ेंगे ना, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे वो तब देखेंगे। अभी फिलहाल ये देखो हमारे एरिया में है या नहीं है, बोलो ना, हमारे एरिया में है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है ना। तो टाटा, क्योंकि टाटा ने अपनी बिल्डिंग रेंट की है किसको? गूगल को, वो भी अमेरिका में, उससे रेंट मिल रहा है, तो वो उनकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। अरे नमन भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे बेटा रुकने का, अभी कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। जब तक हम क्या नहीं करते ना, जब तक हम नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। समझा क्या? मतलब अभी के लिए समझ में आ रहा है, अभी जस्ट हम पढ़ रहे हैं कि हमारी एरिया की इनकम है कि नहीं है। हमारे एरिया की नहीं है दोस्त। किसकी नहीं है? हमारे एरिया की नहीं है। लेकिन जब हम नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ेंगे तो सारी चीजें मैं वापस से आपको रिकॉल कराऊंगा, और फिर आप कनेक्शन बनाना, तब आपको बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों स्टोर ऑफ पतंजलि इन ऑस्ट्रेलिया। अरे भैया तुम्हें पता है उधर पहुंच गए बाबा रामदेव। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। उधर ही योगा सिखा रहे, उधर ही पतंजलि को प्रमोट कर रहे हो। बोलो ना, अभी बोलो किधर? क्या हमारा नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों द ऑफिस ऑफ WTO इज लोकेटेड इन इंडिया। ये तो है ही नहीं है। ये कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, कल करेंगे हम नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है।